हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके प्रजापति 444। आज हम लोग बात करेंगे 18 तारीख का होने वाला हिंदी का परीक्षा कक्षा 10 का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ऐसा है इसमें पंजीयन संख्या भरना है, इसमें पंजीयन वर्ष भरना है, किस वर्ष में रजिस्ट्रेशन कराया है, इसमें रोल कोड भर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें आपका रोल नंबर भराएगा एडमिट कार्ड के हिसाब से, यहाँ लिपि में भर देना है, यहाँ डेट भर देना है। आप दिव्यांग है तो दिव्यांग में एस लगाएगा और दिव्यांग नहीं है तो नो लगाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 तक के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, चलिए पढ़िए। बोलो, साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति है, जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अनंत अंतर पड़ता रहता है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य के स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। अब गद्यांश का आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा गया है, साहित्य को समाज का क्या कहा गया है। आप लोग अभी वहाँ पढ़े, साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। जीवन की अभिव्यक्ति क्या है। अभी आप लोग पढ़े, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, साहित्य। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 का क्वेश्चन। देखिए, साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जातीय। क्वेश्चन 4, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। अभी पढ़े, वीरगाथा काल था, भक्ति काल भी था, आधुनिक काल भी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं 5 क्वेश्चन। ये फिर से एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ के आपको वहाँ जाना होगा। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 5 से 8 तक के लिए विकल्प का चयन करें। ठीक है, विधनों दल चढ़ आए, उन्हें देख भयभीत न हो। अब न रहेंगे दलित दिन, हम कहीं किसी से हीन न होंगे। क्षुद्र स्वास्थ्य की खातिर हम तो कहीं न गृहीत कर्म करेंगे। पुष्प भूमि यह भारत माता, जगत की हम तो भीख न लेंगे। मिश्री मधु मेवा फल सारे देती, हमको सदा यही है। कदली चावल अन्य विविध और सिर सुधामय लुटा रही है। चलिए देखते हैं 5 से क्वेश्चन। किसके आने पर भयभीत न होंगे। अभी आप लोग पढ़े वहाँ, विधने के दल चढ़ आने पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, देखते हैं 6। भारतवासी किसकी खातिर ग्रहित नहीं करेंगे।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षुद्रित स्वास्थ्य, क्षुद्र स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए देखते हैं 7 का क्वेश्चन। कवि क्या आशा करता है भारतीय किसी से पद दलित और हीन न होंगे। ठीक है, ये देखते हैं 8 क्वेश्चन। भारत माता हमें क्या देती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खाने की विविध वस्तुएं। 9 का क्वेश्चन देखिए। माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, ये देखते हैं 10 क्वेश्चन। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आप लोग याद रखिएगा, बच्चा सो रहा है। ठीक है, ये सब आकर्मक नहीं है, बच्चा सो रहा है सिर्फ ये आकर्मक है। चलिए देखें 11 का क्वेश्चन। देखिए, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शीर्ष कौन सा उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, देखते हैं 12 क्वेश्चन। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह कौन सा वाक्य है। का सही उत्तर हो जाएगा उपवाक्य। हम अपनी सभ्यता देश संस्कृति पर गर्व है। सही अवयव पद को चुने। इसका सही उत्तर हो जाएगा और हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। ठीक है, ये देखते हैं 14 क्वेश्चन। आम एक अर्थ होता है, एक फल और दूसरा। का सही उत्तर हो जाएगा समायनी। ठीक है, देखते हैं 15 क्वेश्चन। निम्न में से भाववाचक का उदाहरण कौन है। ऑप्शन सी माँ का आन, माँ से चला नहीं जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन। माता पिता कौन सा समास है। द्विंद समास है। ठीक है, ये यहाँ से पढ़ के लिखने बोल रहा है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 17 से 18 के लिए विकल्प का चयन करें। ठीक है, मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मिरियल थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी खून गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से ही हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं करती कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। ठीक है, अब इसका सही उत्तर करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक कहानी यह भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 क्वेश्चन। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भाव उत्पन्न हो गई। का सही उत्तर है हीन। अभी पढ़े वहाँ पर। चलिए देखते हैं 19 का क्वेश्चन। फिर से यहाँ गद्यांश दिया है। निम्न काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 19-20 के लिए सही विकल्प का चयन करें। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, घराघर आओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। विद्युत छवि उर में नवजीवन वाले। देखते हैं प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्साह। ठीक है, चलिए 20 का क्वेश्चन देखते हैं। कविता में बादल किसका प्रतीक है। पुरुष और क्रांति का। ठीक है, किस क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन करें। देखते हैं किसका। बालक अमरुद्दीन रिजिया के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। सही उत्तर हो जाएगा बालाजी मंदिर। ठीक है, देखिए
बूढ़ा मरियल सा आदमी था कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कप्तान चश्मे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्षों के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 60+ था। देखते हैं 24 का क्वेश्चन, कहानी लेखन के लिए आवश्यक क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सब विचार भी चाहिए, पत्र भी चाहिए, घटना भी चाहिए, नहीं तो लेख पत्र नहीं लिख सकेगा। इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 25 का क्वेश्चन, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे, शिव का धनुष तोड़ा था। 26 का क्वेश्चन देखिए, गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान किसे बताया है? योग संदेश को। ठीक है, 27 को, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? दुख की प्राप्ति होता है। ठीक है, देखते हैं 28 क्वेश्चन, यह दंतोरिक मुस्कान कविता में कवि को कौन सा एकांतक निहार रहा था? शिशु निहार रहा था। ठीक है, छोटा सा बच्चा। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड की थी। ठीक है, भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। ये देखते हैं, अब तो सब्जेक्टिव आ गया। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें। जगत और प्रकृति के साथ हमारा जीवंत संबंध है। हम चेतन हैं और प्रकृति नितांत जड़, ऐसी भांति हमें नहीं पालनी चाहिए। प्रकृति अत्यंत अंतरंग भाव से मनुष्य के जीवन, उसकी चिंताओं व कार्यों से जुड़ी हुई है। मनुष्य जो भी पाता अपने पर्यावरण से ही प्राप्त करता है, लेकिन अब हम धरती की संतानें न रहकर लुटेरे बन गए हैं। E.F. सुमारक ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में यह स्थापना की है कि धरती की कोख से उत्खनन के जरिए हम अपने लिए किस प्रकार संसाधन प्राप्त कर उसकी खपत करते जा रहे हैं। यह ऐसा ही है जिसे कोई अपनी पूंजी बेचकर खाता जाए। जो कुछ भी है सब खा पी कर एक खोखली और उज्जड़ पृथ्वी हम आने वाली नस्लों के लिए छोड़े जा रहे हैं। यदि हमने अपनी जीवन शैली और ऐश्वर्य भोग की लालसा नहीं छोड़ी तो यह पृथ्वी भी जीवन के चिन्हों से रिक्त हो जाएगी। यह विचित्र विलंब है कि आज के वैज्ञानिक युग का ज्ञान संपन्न मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसे ही काट रहा है। सुख भोग में वह ऐसा अंधा हो चला है कि सामने बड़े भविष्य को देखकर भी जैसे ही नहीं देखता और अपने संपूर्ण विनाश की तैयारी करता है। देखते हैं इसका क्वेश्चन, जगत और पृथ्वी के साथ हमारा कैसा संबंध है? आंसर देखिए, जगत और पृथ्वी के साथ हमारा जीवंत संबंध है।
हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। प्रकृति हमारे लिए जड़ नहीं, पूरी तरह चेतन रूप में ही है, जिसके साथ हम अभिन्न रूप से जड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए 32 का क्वेश्चन। प्रकृति के अंतरंग भाव का क्या तात्पर्य है? प्रकृति के अंतरंग भाव का तात्पर्य यह है कि प्रकृति हमारे जीवन के प्रायः हर एक पहलुओं से जुड़ी हुई है। हम सब कुछ प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन। E.F. सुमारक की पुस्तक का क्या नाम है? अभी हम लोग वहाँ पढ़े स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, हम आने वाली नस्लों के लिए कैसी पृथ्वी छोड़ रहे हैं? हम आने वाली नस्ल के लिए हम एक खोखली और उजाड़ पृथ्वी छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये देखते 35 का क्वेश्चन। पृथ्वी जीवन के चिन्हों से कैसे रिक्त हो जाएगी? आंसर, यदि हम अपनी जीवन शैली ऐश्वर्य भोग की लालसा नहीं छोड़ी तो यह पृथ्वी भी जीवन के चिन्हों से रिक्त हो जाएगी। ठीक है, ये 33 का क्वेश्चन। सुख भोग की लालसा में मनुष्य की व्यवहार कैसी हो चला है? आंसर देखिए, सुख भोग में वह अंधा हो चला है कि सामने खड़े भविष्य को देखकर भी जैसे नहीं देखता और अपने संपूर्ण विनाश की तैयारी करता जाता है। ठीक है, 37 का नहीं लिखना है, 38 का देखिए। प्रकृति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाए प्राकृतिक। ठीक है, देखते हैं 39 का। बिना विचार घटना और पत्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। हर्षपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे मत में बिना विचार घटना और पत्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ये तीन बातें कहानी के आवश्यकता तत्व होते हैं। जब तक कोई विचार नहीं आएगा तब तक कहानी बन ही नहीं सकती। घटना कहानी की कथा वस्तु को आगे बढ़ाती है और पत्रों के माध्यम से कहानी कही जाती है। यशपाल का कथन तो नहीं, कहानी पर व्यंग है, अर्थात नई कहानी में विचार घटना और पत्रों का अभाव रखता है, तभी वह रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे कौन। 40 क्वेश्चन। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? काशी में समय के साथ उनके परिवर्तन आ गए। इनमें कुछ परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं। इनमें से प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित है। ये पहला, पक्का महाल काशी विश्वविद्यालय से लगा इलाका मलाई बर्फ बेचने व लोगों का वहां से चले जाना। दूसरा, कजली चेता अदब का जमाना चला जाना। तीसरा, रियाज को ना पूछना। ठीक है, 41 क्वेश्चन। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? आंसर, लेखिका के पिता का आग्रह था कि वह रसोई से दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उसका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते हैं। ठीक है,
लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई है? ठीक है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। पहला, वीर योद्धा युद्ध भूमि में करनी करके दिखाते हैं। दूसरा, वे अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अपना परिचय देते हैं। तीसरा, वीर योद्धा अपने मुंह से अपने गुण का वखान स्वयं नहीं करते। तीसरा, वीर योद्धा धैर्यवान एवं क्षोभ रहित होते हैं। 43 क्वेश्चन। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? आंसर, बच्चे की मुस्कान सहज एवं निश्चल होती है। उसकी मुस्कान उसके हृदय की प्रसन्नता को अभिव्यक्त करती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में प्रायः बनावटीपन होता है। वह अक्सर देखकर मुस्कुराता है, उसमें निश्चलता की झलक नहीं होती। ठीक है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है? उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की है। पहला, वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त हैं। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उनके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता। कृष्ण, ठीक है। दूसरा, उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। इस प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रह कर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? आंसर, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का महीना प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। इस महीने में मौसम सुहाना होता है और चारों ओर हरियाली होती है। फागुन में रंग बिरंगे फूल और पत्ते खूबसूरत लगते हैं। इस वजह से कवि को फागुन का दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई देता है और उसकी आंख इस सुंदरता से नहीं हट पाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं 46 क्वेश्चन। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं? आंसर, घर में माँ बच्चे के लाख छटपटाने पर भी उसे पकड़कर उसके सिर से चालू भर कड़वी तेल डाल देती थी। वह सिर को तेल से खराबोर करके ही छोड़ती थी। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाती और फूलदार लट्टू बांधकर कुर्ता टोपी पहना देती। इस प्रकार माँ के हठ से तंग आकर बच्चा सिसकने लगता था। तब वे बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते ही उनकी प्रतीक्षा करता बालक को झुंड मिल जाता था। तब वह अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। हमारे विचार से यह खेलने का अवसर पाकर सिसकना भूल जाता था। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। भगत जी भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज छूते भी नहीं थे। यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में
स्वच्छ भी नहीं करते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे।